नमस्ते बच्चों। चैप्टर 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का, किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो किसी में लेसन 6 किसी में लेसन 5 बताया गया है, किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो इसमें जो हम सबसे पहले चीज़ पढ़ेंगे वो शुरुआत करते हैं एक छोटे से संस्मरण से। इलेक्शन का दिन है। शंकरन जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट को देख रहा है कि वो बहुत सुबह सुबह तेज़ी से उठते हैं और तैयार होते हैं वोट देने के लिए, और वो वोट देने जा रहे हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो पोलिंग बूथ पे पहुंच सके, और पोलिंग बूथ पे पहुंचने की जल्दी है उनको, सबसे पहले है उनको। और शंकरन सोचता है, वो जानना चाहता है कि क्यों ऐसा वो इतने एक्साइटेड हैं, ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं। सो सम वाट इम्पेशेंसली हिज ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दैट वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टूडे। हम लोग अपने शासक को आज चुनने जा रहे हैं। तो इस तरीके की बातचीत होती है। तो हम लोगों के दिमाग में ये एक बात आती है कि हाउ सम मेन बिकेम रूलर, कैसे कुछ लोग रूलर बन गए, आखिर क्या ऐसी परिस्थिति है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस की जाती है कि राजा बनने की प्रक्रिया क्या थी। तो अगर बात करें हम पिछले चैप्टर में जो पढ़ चुके हैं, जिसके हिसाब से जन होता था और जन में एक हेड चूज़ किया जाता था, है ना। जन यानी कि लोगों के बीच का एक हेड होता था। जन मीन्स लोग होता है। तो कुछ राजा जो थे वो जनाज के द्वारा चूज़ किए जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए, और उस रिचुअल्स के आधार पे उनको जो है राजा घोषित किया गया। तो अबाउट 3000 ईयर एगो की अगर बात करें, लगभग 3000 साल पहले की बात करें, तो 3000 साल पहले ये चीज़ देखने को सामने मिलती है कि राजा जो था वो कई जगह पे वो अब उसके बड़े बड़े जो सेक्रीफाइसेस थे उसके आधार पे उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था। तो राजा को रिकॉग्नाइज करने का कई तरीका था। एक तो था कि हॉर्स सेक्रीफाइसेस होता था, जिसमें अश्वमेध यज्ञ की बात होती थी, है ना। और इस तरीके के बिग सेक्रीफाइसेस करके वो एक बड़ा राजा बन जाता था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजा जो है वो ये रिचुअल्स, कई छोटे राजा ऐसे थे जो इस तरीके का जो रिचुअल्स था अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए भी परफॉर्म करते थे, जो बाद में जनपद और महाजनपद के रूप में देखने को सामने मिलता है। तो अश्वमेध यज्ञ क्या था, इस तरीके का जो रिचुअल था वो था क्या। तो ये एक ऐसा रिचुअल था जिसको लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, जिसमें एक घोड़ा होता था, एक हॉर्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता था, और ये पूरे किंगडम में हॉर्स जो है वो वंडर्ड करता था, भटकता था, घूमता था। और देन इफ़ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ द अदर राजाज, मतलब दूसरे राजा के अगर हिस्से में चला गया या दूसरे राजा के वो क्षेत्र में चला गया, और वो राजा अगर उसको स्टॉप कर दिया, देन दे हैड टू फाइट, उसको पहले उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता था जो राजा के इस घोड़े को रोक सके और वो अपने क्षेत्र से उसको पार करने देता था, पास होने देता था, देन इट मीन्स दैट द राजा हैव एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ द दोज राजा हु परफॉर्मिंग द यज्ञ और द सेक्रीफाइसेस ऑफ हॉर्स। तो जो भी राजा इस तरीके का सेक्रीफाइसेस करता था और जो भी इस तरीके से उसके सुपरमेसी को एक्सेप्ट करता था, तो उसको फिर वो क्या करता था, जो नया राजा यानी जो इस अश्वमेध यज्ञ को फॉलो कर रहा था, वो उसको इनवाइट करता था। और इनवाइट करने के बाद उस दौरान काफ़ी सारे गिफ्ट्स उसको दिए जाते थे, काफ़ी सारे कह सकते हैं कि अपने तरफ से जो उनके सुपरमेसी को मानने के लिए जो भी हो सकता था, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जो भी चीज़ें होती थी उपहार के तौर पे उनको दिया जाता था बड़े राजा को। So the Raja who organized the sacrifices
वाज रिकॉग्नाइज एज वेरी बिग एंड पावरफुल राजा। तो वो एक तरीके से कह सकते हो वो महाराजा बन जाता था। द राजा वाज ए सेंट्रल फिगर ऑफ दिस रिचुअल, क्योंकि इस रिचुअल में इस तरीके का जो परफॉर्मेंस होता था उस रिचुअल्स में राजा एक सेंट्रल फिगर होता था, और जो महाराजा होता था उसको एक स्पेशल कैटेगरी के सिंहासन पे बैठाया जाता था, सिंह आसन। तो टाइगर का जो स्किन होता था उसके आसन पे बिछाया जाता था और उस पर वो बैठते थे। ये राजा जो हुआ करते थे वो अपने कभी भी जब कोई कैंपेन पे जाते थे बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में, तो युद्ध के मैदान में उनका जो चैरिएटर होता था यानी उनका जो सारथी होता था, रथ को चलाने वाला जो व्यक्ति होता था, वो उनके ग्लोरी को चैंट करता था, वो उनके ग्लोरी को हमेशा उनके सामने कहता था, जिससे उनका उत्साह वर्धन करता था। तो इस तरीके से राजा जो है, राजा के बारे में वैरायटी ऑफ थिंग्स देखने को मिलता है। यहाँ तक कि उसके रिलेटिव जैसे उसके वाइफ और सन जो है वो भी कई तरीके के वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स करते रहते थे। एंड राजा वेयर सिंपली स्पेक्टर्स हु हैड द सीट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। और छोटे छोटे जो राजा होते थे वो सिर्फ स्पेक्टर्स के रूप में वो चीज़ें देखते थे कि क्या हो रहा है। एंड ये सारी सेक्रीफाइसेस कराने का काम किनका था? तो ये सेक्रीफाइसेस कराने का काम पेइस्ट का था। ये रिचुअल्स इंक्लूडिंग स्प्रिंकलिंग ऑफ स्केयर वाटर, यानी कि पवित्र जल को सब पे छिड़कना राजा के ऊपर भी। ऑर्डिनरी पीपल का काम क्या था? तो वो राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। एंड हाउ एवर सम पीपल सच एज दोज हु वेयर रिगार्डेड एज शूद्राज बाय द प्रीस्ट वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। कुछ जो वीमेन थी या फिर कुछ शूद्राज जो थे उनको इस तरीके के रिचुअल से अलग रखा जाता था। तो आपको भी एक लिस्ट बनाना चाहिए कि इस सेक्रीफाइसेस में, प्रेजेंट डे में जो सेक्रीफाइसेस होता है उसमें किस कैटेगरी के लोग कौन से सेक्रीफाइसेस में भाग लेते हैं या कौन से सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है वर्ण, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, वैश्य, राजा या फिर शूद्र। तो ये सब जो है उस समय वर्ण सिस्टम में आता है। तो वर्ण सिस्टम अगर स्पेशली देखें तो लेटर वैदिक पीरियड में इसको ज़्यादा जटिलता प्राप्त होता है। अगर अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, जिस समय हमारा यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सारे चीज़ों को परफॉर्म किया जाता, तो उस समय इसका कोई खास तो वर्णा सिस्टम जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग इसको ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में देखा जाता है कि कर्म के आधार पे वर्ण को डिवाइड किया गया था, यानी कि जो जैसा काम करता था उसके हिसाब से उसको वर्ण दिया गया था। वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज, ये चारों वर्ण थे। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में कर्म को आधार बनाया गया था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये धीरे धीरे जटिलताओं की ओर बढ़ता गया, और ऐसा लगता है कि जैसे ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे उन्होंने अपने कुछ विशेष फ़ायदों के लिए, कुछ विशेष चीज़ों की पूर्ति के लिए उन्होंने इन सारे चीज़ों को जटिल कर दिया और कर्म से इसको शिफ्ट करके उसको जन्म पे आधारित बना दिया। तो जन्म पे आधारित जो है ये वर्णा सिस्टम हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं। तो देयर वेर सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी एट दैट टाइम, प्रीस्ट, वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक्स and forest people was there. So some priests and warriors were rich, as were some farmers and traders. So other including many herders, craftsperson, laborers, fishing folks, hunters and gatherers were poor. Then priests divided people into 4 groups on the basis of their birth called varnas. According to them each varna had a different set of functions. सभी वर्ण के पास अपने अपने functions थे कि किसको क्या करना है। The first varna was that of the Brahmin. Brahmin were expected to study the Vedas, perform sacrifice and receive gifts. In the second place were the rulers that were known as the Kshatriyas, and they were expected to fight battles and protected people. And the third were the Vish or Vaisyas, and they were expected to be famous farmers, herders and traders. So both the Kshatriya and Vaishya could perform sacrifices. क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ये अधिकार दिया गया था कि वो सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द लास्ट वेयर द शूद्राज, शूद्राज हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स
एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। शूद्राज को सबसे निम्न स्तर पर रखा गया था और ये किसी भी तरीके के सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते थे, किसी तरीके के रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। एंड ऑफन वीमेन वेयर आल्सो ग्रुप विद द शूद्राज। अब देखिए यहाँ पे ये जो बातें कही गई है कि वीमेन को भी प्रायः देखा गया है, शूद्राज के साथ उसको ग्रुप किया गया। तो आप देखेंगे कि वैदिक पीरियड हो या अर्ली वैदिक पीरियड हो, कोई भी कर्म कांड किया जाता था, कोई भी रिचुअल्स किया जाता था, तो इस रिचुअल्स में वीमेन को वही स्थान प्राप्त था जो मेन को प्राप्त था। तो ये बातें कहना कि वीमेन को शूद्राज के साथ रखा जाता था और वीमेन को ये अलाउड नहीं था कि वो स्टडी नहीं कर सकते हैं वेद का, या फिर वो सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलती है, तो कंप्लीट रूप से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास को हमेशा अपने नज़रिए से पढ़ना चाहिए और फैक्ट फाइंडिंग करके पढ़ना चाहिए। द प्रेइस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वेयर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। प्रेइस्ट का मानना था ऐसा, प्रेइस्ट कहते थे कि ये ग्रुप्स जो है डिसाइडेड होंगे बर्थ के आधार पे। मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा, कोई राजा है तो उसका बेटा भी राजा होगा, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड से यानी ऋग वैदिक पीरियड से थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा कि बहुत कुछ डिफरेंट था। So these include some craft person, hunter and gatherers as well as people who help perform burials and cremation। कुछ ऐसे भी कैटेगरी बना दिए गए थे जिसके तहत जो शूद्राज से, शूद्राज में भी कुछ जो थे वो ज़्यादा निम्न कैटेगरी के थे जिनको अनटचेबल के तहत रखा गया था। और ये वो लोग थे जो परफॉर्म करते थे ब्यूरियल्स वर्क करने में या फिर क्रीमेशन ग्राउंड में जिनका काम था। और इनको प्रेइस्ट जो है वो अपने उन शूद्राज के ग्रुप से भी अलग रखते थे और इनसे संपर्क में आने पे भी मनाही थी। सो मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम। कई सारे लोग थे इसका विरोध करने वाले, विरोध कर रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे कि सनातन धर्म में जो भी चीज़ें बुराइयां आती रही है तो लोग उसके विरोध करने वाले भी आते रहे। यहाँ कोई इस तरीके का चीज़ नहीं कि अगर एक जिस रास्ते पे जाएगा सभी उसी तरीके के रास्ते पे जाएंगे। तो ये चीज़ें साफ यहाँ पे दिखती है कि इस प्रारंभ से ही, एंशिएंट टाइम से ही हमारे समाज में समाज सुधार की बातें हमेशा होते रही है। एक समाज जो है अगर स्टैग्नेंट हो जाता है तो उसमें कई सारी बुराइयां आ जाती है, लेकिन उस बुराइयों को ख़त्म करने का भी काम हमारे समाज में हमेशा से चलते रहा है। सो बिसाइड्स सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस एमंग्स पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। कुछ लोगों का मानना था कि काम के आधार पे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट न किया जाए, ना कि बर्थ के आधार पे उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। सो एंड अदर कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो अनटचेबिलिटी था उसको भी कंडेम करने वाले लोग थे, और यही कारण है कि बहुत सारे शूद्राज फैमिली से रिलेटेड भी हमारे महापुरुष हुए हैं। सो there were many areas in the subcontinent such as north east where social and economic differences were not very sharp and where the influences of the priest was limited। तो इस तरीके से हम लोग वर्णा सिस्टम को समझते हैं। अब ये देखिए पेंटेड ग्रे वेयर अर्देन पॉट है, यानी कि एक धूसर मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन है जिसको पेंट किया हुआ है, और ये जो है वो एक्सट्रीमली फाइन टच इसको दिया गया है, स्मूथ सरफेस है, और ऐसा लगता है कि इसको किसी खास ओकेजन पे इसको यूज़ किया जाता था लोगों को खाना खिलाने में। तो हम बात करते हैं जनपदाज की। तो राजा जो कुछ विशेष तरह का सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करता था उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था जनपदा के राजा के रूप में। तो ये जनपद कैसे बने? तो पहले जो होता था कि पहले जन हुआ करते थे और जन का एक लीडर होता था जिसको जनाज कहा जाता था। अब यहाँ क्या हुआ कि जन का एरिया बढ़ा, जैसे जैसे एरिया बढ़ा राजा की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और उसने अपने आप को एक हेड मैन के रूप में इस्टेब्लिश किया और जिसको राजा वर्ड से संबोधित किया जाने लगा रेदर देन जना। तो जना के जगह पे इसको राजा वर्ड से संबोधित किया जाने लगा और जो जन था वो अब जनपद के नाम से फेमस हो गया। तो वर्ड जनपद मीन्स दैट जना सेट इट फूड्स, जहाँ पे जन का पैर हो, जहाँ वो सेटल्ड करते हो, जहाँ परमानेंट रूप से उनका निवास स्थान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनपदाज बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें
तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे नंबर्स ऑफ सेटलमेंट जो है फाइंड आउट किए हैं, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, अतरंजी खेड़ा नियर इताह, द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके के कई सारे एरिया जो हैं हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, जहां लोगों के द्वारा कैटल रखने का, जानवरों को रखने का प्रचलन था और वो झोपड़ी में रहा करते थे, और वेराइटीज़ ऑफ जो क्रॉप्स है वो उगाया करते थे, जैसे राइस, वीट, बार्ली, पल्स, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड एट्सेट्रा। तो ये जनपदाज जो है वो अपने आसपास के एरिया का फोर्टिफिकेशन भी किया करते थे, यानी कि किलेबंदी भी करते थे। अब दूसरी बात जो आती है वो महाजनपद की आती है। यही जनपद लगभग 2500 साल पहले ये फाइंड आउट हुआ है कि यही जनपद जो जिनका एरिया और भी ज़्यादा बढ़ जाता था और बाकी जनपदों में से इम्पॉर्टेंट हो जाते थे, उनको महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अगले मैप में हम लोग देखेंगे कई सारे महाजनपद हुए। तो महाजनपद का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर्स था वो था कि इनकी एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी। कई सारे एरिया जो थे इनके फोर्टिफाइड थे, चारों तरफ किलेबंदी कर दी गई थी, और किलेबंदी के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा वुड, ब्रिक और स्टोन से इस किले को बनाया जाता था। और प्रोबेबली माना जाता है कि इसको इसलिए यूज़ किया जाता था कि बाहर से कोई अटैक करे तो उससे हम बच सकें। तो बाहर के अटैक से बचने के लिए जो है ये लोग इस तरीके का कार्य किया करते थे, फोर्ट बनाया करते थे। और जो भी रूलर्स होते थे वो चाहते, कभी कभी तो ऐसा भी है कि वो चाहते थे कि फोर्टिफिकेशन करके वो अपने आप को बाकी राजाओं के बीच में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर सके, यानी कि अपने पावर को प्रदर्शित करने का भी एक तरीका था। बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाना, इम्प्रेसिव वॉल्स अपने सिटीज़ के चारों तरफ बनाना, ये अपने पावर को प्रदर्शित करने का भी एक तरीका था। ये एक और तरीका था बिल्डिंग बनाने के पीछे या फिर फोर्टिफिकेशन के पीछे एक और कारण था, वो था कि इससे राजा जो है बड़े आसानी से अपने क्षेत्र को कंट्रोल में रख सकता था, यानी कि जिस एरिया में राजा रहता था उस पर ईजी कंट्रोल बनाने के लिए भी फोर्टिफिकेशन किया जाता था। तो इस तरीके से जो है ये जो राजा का राज करने का कह सकते हैं कि शासन करने का एक तरीका था। तो इस तरीके के जो फोर्टिफिकेशन होते थे उसमें विशाल दीवार बनाया जाता था, और जिसके लिए एक बड़ी प्लानिंग की जाती थी। लैक्स ऑफ ब्रिक्स लगते थे, स्टोन्स लगते थे, और इनको प्रिपेयर करने में इनॉर्मस लेबर लगता था। पॉसिबली जो थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रेन को इसमें डेली काम में लगाया जाता था। सो रिसोर्सेस आसपास से जुटाया जाता था और इन रिसोर्सेस का फोर्टिफिकेशन में यूज़ किया जाता था। और एंड द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मी। अब ये जो राजा हो रहे थे, अब ये ज़्यादातर राजा अपने आप को आर्मी मेंटेन भी कर रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए। तो इनका आर्मी मेंटेन करने का भी काम था, तो इसके लिए भी इनको बहुत सारा कार्य करना पड़ रहा था। आर्मी इसलिए रखा जाता था कि फोर्टिफिकेशन करने के बाद बाहर के अटैक से बचा जा सके। तो आप ये कंपेयर कीजिए कि आज का जो राजा था, मतलब जनपदाज और महाजनपदाज के समय में जो राजा था, और एक राजा जो पहले था या अर्ली वैदिक पीरियड में या वैदिक पीरियड में, उस दौरान के राजा में क्या अंतर आया था। तो ये देखिए जनपद और महाजनपद यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 महाजनपद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबका नाम आप लोग एक एक करके लिख लीजिए। यहाँ भी महाजनपद का पिक्चर पूरा दिया है। अब आ जाइए टैक्सेस पे। तो अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि फोर्टिफिकेशन किया जा रहा था, आर्मी को मेंटेन किया जा रहा था, सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी दी जा रही थी थ्रू आउट द ईयर। कुछ पेमेंट जो है वो पंच मार्क सिक्कों के रूप में मिल रहा था, या फिर कुछ पेमेंट जो है उनको ज़मीन के रूप में भी मिल रहा था। तो इन सारे फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए राजा के पास कोई ना कोई सिस्टम तो होना चाहिए। तो एज ए रूलर ऑफ महाजनपद
वो ह्यूज बिल्डिंग बनाने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, अपने रिसोर्सेस, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस की ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले जो क्रॉपिंग सिस्टम था, यानी कि उस समय जो मैक्सिमम लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के कारण इन्होंने सबसे पहला जो टैक्स लगाया वो एग्रीकल्चर पे लगाया, क्रॉप पे लगाया, और जिसमें इनका क्रॉपिंग सिस्टम में 1/6 भाग जो है वो टैक्स के रूप में इनको देना पड़ता था। इसको भाग कहा जाता था। सो इसके अलावे देयर वेयर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्स लगाया जाता था। और क्राफ्ट पर्सन जो है अपने आप को पूरे मंथ में एक दिन राजा के लिए काम करते थे। हर्डर्स की बात करें तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था एनिमल प्रोडक्ट के रूप में। अगर बात करें हम लोग जो व्यापारी वर्ग थे यानी ट्रेडर्स थे, तो उनको टैक्सेस के रूप में जो आमदनी होता था, जो प्रॉफिट होता था, उसको देना पड़ता था। हंटर गैदरर की बात करें तो वो भी अपने राजा को जंगल से सामान कलेक्ट करते थे और उसको एक भाग के रूप में राजा को देते थे। तो इस तरीके से टैक्सेस का सिस्टम था। 1/6 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस, क्राफ्ट पर्सन, हर्डर्स और जो ट्रेडर्स थे या फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो लिया जाता था हंटर गैदरर से, तो सभी से टैक्स लेने का काम किया जाता था। अब जब टैक्सेशन सिस्टम आया तो इस दौरान कुछ बेसिक एग्रीकल्चर में चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। दो मेन रूप से चेंजेस यहाँ पे आया। सबसे पहला आया चेंजेस कि जो पहले लकड़ी का आयरन प्लाउ यूज़ किया जा रहा था, यानी हल, जो जोतने वाला हल यूज़ करते हैं खेत को जोतने के लिए, वो अब आयरन का यूज़ किया जाने लगा, जिससे बड़े आसानी से हम लोग क्ले को, मिट्टी को तैयार कर सकते थे खेती के लिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंजेस देखने को आया कि वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। तो पहले क्या होता था कि धान को हम डायरेक्ट बीज छिड़क देते थे और उसमें धान बड़ा बड़ा हो जाता था, फिर बाद में उसको काट लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि पहले एक जगह बीज छिड़का गया, ये तैयार हो गया, तो इसको उखाड़ लिया गया यहाँ से और फिर दूसरे जगह इसको रोपा गया लाके, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम, ट्रांसप्लांटिंग सिस्टम के तहत जो है अब पैडी उगाया जाने लगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो इससे जो क्रॉपिंग सिस्टम थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई और जो क्रॉप था उसका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। तो प्रोडक्शन बढ़ने के कारण जो टैक्स जो था राजा को वो ज़्यादा आने लगा। तो इसमें जो ज़्यादातर जो लोग थे वो जनरली स्लेव मेन और वुमेन थे, यानी दास दासियाँ काम करते थे। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, यानी जिनको कर्मकार कहा जाता था, वो लोग इसमें काम किया करते थे राजा के लिए। ये देखिए मगध साम्राज्य की बात हो रही है, जिसको महाजनपद के रूप में हम लोग जानते थे। और मगध जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद के रूप में उस समय सामने आया था। और इसके दो इम्पॉर्टेंट राजा हुए थे, एक बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। ये मगध का एरिया दिया हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं तो मगध एम्पायर जो है वो लगभग आज से 684 BC या 320 BC के आसपास में ये मगध एम्पायर हो चला था। इस दौरान वहाँ मगध एम्पायर का शासन था। तो दो ग्रेट इपिक है हमारे पास, एक रामायण और दूसरा महाभारत, और दोनों में मगध एम्पायर का जो है वो डिस्कशन किया गया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। कहा जाता है कि शिशुनाग डायनेस्टी है जो मगध एम्पायर को सबसे पहले फाइंड आउट किया था। यह फाइंड आउट करने मतलब यह फाउंड किया था, उसको इस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद फिर बहुत सारे ग्रेटेस्ट एम्पायर वहाँ आए और उनका डिक्लाइन हुआ। तो जो दो सबसे फेमस जो कह सकते हैं कि पूरा अखंड भारत का जिन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, वो दोनों थे, एक गुप्ता और दूसरा मौर्यन। तो गुप्ता और मौर्यन एम्पायर के दौरान अखंड भारत का नींव पड़ा था, अखंड भारत की कॉन्सेप्ट सामने आया था। इस दौरान अगर रिलीजन की बात करें तो सनातन धर्म तो था ही, हिंदू धर्म तो था ही, इसके अलावा बुद्ध और जैन धर्म का प्रभाव इस समय बढ़ा था। और इसी दौरान बुद्ध और जैन धर्म की शुरुआत भी हुई थी, हम कह सकते हैं कि उसको फाउंड किया गया। तो मगध एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था और इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था।
और इसके जो दो महत्वपूर्ण राजा हुए जिसने इनको मगध एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में मदद किया या इस्टेब्लिश करने में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है एक बिंबिसार और एक दूसरा उसका पुत्र अजातशत्रु। बिंबिसार जो है वो पहला राजा था और बिंबिसार को मारकर उसका पुत्र अजातशत्रु दूसरा राजा बना था। सो द मगध एम्पायर इन इंडिया एक्सटेंडेड इन द मॉडर्न डे बिहार। आज का बिहार, पटना जो क्षेत्र है वो बिहार का जो पटना का क्षेत्र है या गया का क्षेत्र है वो मगध एम्पायर में आता था। सो एम्पायर वाज ए पार्ट ऑफ द 16 महाजनपद, और ये 16 महाजनपद जो थे वो इसके कहीं ना कहीं हिस्सा थे। द एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू द रिवर ऑफ गंगा। गंगा रिवर तक इसका फैला हुआ था। कोसल काशी को इसने एनेक्स कर लिया था, उसको उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो मगध एम्पायर अंततः एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था। शुरुआती दिनों में देखेंगे तो मगध एम्पायर जो है कई संघ पे कब्जा नहीं कर पाया था, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी आते आते मगध एम्पायर ने कई सारे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। सो मगध एम्पायर के बाद अगर बात करते हैं, ये देखिए राजगृह जो मगध एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, बाद में ये कैपिटल चेंज होके कहाँ चला गया, पाटलिपुत्रा जो आज का पटना है। राजगिरी आज राजगिरी के नाम से जाना जाता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ का गर्म जलधारा काफ़ी फेमस है। गर्म कुंड है, यहाँ झरना है जिसको सब लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। भगवान बुद्ध का वर्षा ऋतु में कह सकते हैं कि निवास स्थान भी यही था, इसलिए यहाँ वेणु वन काफ़ी फेमस है भगवान बुद्ध के लिए। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी नालंदा काफ़ी फेमस है। जब एक समय था कि पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, और जिसको बख्तियार खिलजी नाम का एक कह सकते हैं कि दुष्ट प्रकृति का मुग़ल था, जिसने मुग़ल नहीं था ये बख्तियार खिलजी एक इस्लामिक कनक्वरर था, मोहम्मद बिन तुगलक का मंत्री था, जिसने इस्लाम को के सुपरमेसी के जिद में आके पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जब तक रहेगा तब तक इस्लाम की सुपरमेसी इस्टेब्लिश नहीं की जा सकेगी। तो ये बिंबिसार और अजातशत्रु का पिक्चर दिया हुआ है इसमें। फिर इसके बाद नंबर आता है बज्जी का। कुछ ये दो नाम इसलिए आपको दिया गया है कि मगध जो अपने आप में राजतंत्र मोनार्कियल सिस्टम के तहत काफ़ी ज़्यादा विशाल हुआ था, और दूसरा जो बज्जी फेमस था ये अपने गण और संघ के लिए फेमस था, और वर्ल्ड का कह सकते हैं कि एक एंशिएंट डेमोक्रेसी में से एक था। तो वज्जी का कैपिटल वैशाली जो आज का बिहार में वैशाली है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गण और संघ के नाम से जाने जाते थे। एंड देयर वेयर मेनी रूलर्स इन बज्जी, इवन थाउजेंड्स मेन रूल ए गण और संघ। दे परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर एंड दे वज्जी किंगडम लास्टेड अबाउट 50-100 ईयर एगो। 1500 साल पहले ही वज्जी संघ का अंत हुआ है। तो मगध एम्पायर के पावरफुल किंगडम के डेवलपमेंट में, यानी कि मगध एम्पायर को पूरे जनपद पे कब्जा करने से पहले वज्जी एक बहुत बड़ा संघ हुआ करता था, और यहाँ एक डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलता था, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेटिक रूप भी कह सकते हैं शासन का, जिसमें गण और संघ होते थे, जिसमें कई सारे लोग उसके मेंबर होते थे, और वो उनमें से ही एक राजा होता था, और राजा सभी रिचुअल्स को परफॉर्म करता था इन गण या संघ के साथ मिलकर। और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता था तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता था एक साथ मिलकर। तो एक साथ मिलकर डिस्कस करते थे, डिबेट होता था, और अगर कभी कोई इनेमी इन पे अटैक कर दे तो दे मेड टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन मीट द थ्रेट से कैसे बचा जाए। वीमेन, दास और कर्मकार को यहाँ भी असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। यहाँ एक और बात देखें कि गौतम बुद्धा से जब वैशाली यानी कि वज्जी को जीतने के लिए अजातशत्रु ने अपना एक दूत भेजा था, नाम था उसका वास्करा। तो वास्करा जब गौतम बुद्ध से ये पूछने के लिए गया कि कैसे वैशाली को जीता जा सकता है, तो बुद्धिस्ट ने कहा था कि संघ में जब तक संघ में जब तक फ्रिक्वेंटली पब्लिक असेंबली हो रहा है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, तब तक वहाँ किसी दूसरे राज्य का इस्टेब्लिशमेंट करना मुश्किल है। चैत्य को मेंटेन कर रहे हैं,
टाउन और विलेजेस में वज्जी संघ में वीमेन को रेस्पेक्ट मिल रहा है, उनको ज़बरदस्ती उन पर कब्जा नहीं किया जा रहा है। बड़े लोगों का यानी एल्डर्स को रेस्पेक्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उनको उनकी बातों को सुना जा रहा है, तब तक उस पर कब्जा करना असंभव है। इन 4th सेंचुरी BC की बात करें तो चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की प्रिंसेस की मदद से मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। वज्जीवाज अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग गण या संघ कहते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो राजा, जिसके हेड राजा कहलाते थे और सारा चीज़ असेंबली में डिस्कस होता था। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिया हुआ है कि ये वज्जी का एरिया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 1500 ईयर एगो तक वैशाली में शासन रहा है। तो जन और संघ कितना महत्वपूर्ण है और आज भी हमारे लिए ये उतना ही जरूरी है। और आज भी अगर हम जन या संघ के अनुसार चलें तो आज भी हम उतने ही पावरफुल है और इसीलिए भारत एक पावरफुल डेमोक्रेसी के रूप में पूरे वर्ल्ड में आज जाना जाता है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो अराउंड 2500 ईयर एगो, लगभग 2500 साल पहले एक और जगह था पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में खास करके, जिसका नाम था, यूरोप में जिसका नाम था एथेंस। और एथेंस के बारे में कहा जाता है कि एथेंस जो है वो ग्रीस, दो जगह है, एक ग्रीस और दूसरा एथेंस। तो ग्रीस और एथेंस ये दो जगह हैं जहाँ की कहा जाता है कि एंशिएंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मिला है और लगभग आज से 200 साल पहले तक वो मतलब वहाँ जो थी डेमोक्रेसी का ही रूप लागू था। सो ऑल फ्री मेन ओवर द एज ऑफ 30 वेयर ऑर्गेनाइज एज फुल सिटीजन। 30 साल से ज़्यादा की उम्र को, देखिए वहाँ कैसे डेमोक्रेसी था उसको हम लोग देखते हैं। तो 30 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को, 30 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को वहाँ पे सिटीजन माना जाता था। असेंबली 1 ईयर में 40 टाइम मिला करता था। 40 टाइम्स असेंबली को डिस्कस करने के लिए बुलाया जाता था इम्पॉर्टेंट मैटर पे। सिटीजन जितने भी थे सभी मीटिंग में पार्टिसिपेट लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। हर एक सिटीजन को मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था। जो लोगों को अपॉइंटमेंट होता था, यानी कि कोई अपॉइंटमेंट किसी भी पद पे, तो अपॉइंटमेंट जो होता था वो लॉटरी के आधार पे होता था। अपॉइंटमेंट की बात करें तो लॉटरी के आधार पे होता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट अगर लॉटरी के आधार पे होता था तो किसी भी तरीके का करप्शन की बात नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सिटीजन्स जो थे उनको आर्मी और नेवी में सर्व करना पड़ता था, अपनी सेवा देनी पड़ती थी। वुमेन को वहाँ पे सिटीजन कंसीडर नहीं किया गया था। और भी कई सारे लोग थे जिनको सिटीजन नहीं कंसीडर किया था, जिसमें फॉरेनर्स आते थे जो एथेंस में बाहर से आ गए थे, मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन के रूप में यहाँ काम करते थे, उनको सिटीजन्स का राइट प्राप्त नहीं था। एंड थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स एथेंस में जो थे, जो वर्क करते थे माइंस में, फील्ड्स में, हाउस होल्ड्स में, वर्कशॉप में, उनको सिटीजन के रूप में ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो ग्रीस और एथेंस दो जगह के बारे में आपने इसमें देखा है। तो ग्रीस और एथेंस से आप तुलना कीजिए वज्जी संघ का या वैशाली संघ का और पता कीजिए कि कौन एक्चुअल में ट्रू डेमोक्रेसी था। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ बच्चों। आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप सॉल्व करेंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।